हम सबके पास सीमित समय होता है और जितना भी होता है कम लगता है। हाँ, कभी भी किसी काम में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जब भी दिल करे दिल खोल के हंसें, दिल खोल के गाने गाएं और अगर कभी रोने का मन भी करे तो दिल खोल कर रोएं, जैसा हम बचपन में रोते थे। अपने मन में हमेशा बचपना और मासूमियत जिंदा रखनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये बचपना गया, ये मासूमियत गई, समझो जिंदगी भी गई। अपने भविष्य के बारे में भी सोचना, लेकिन भविष्य की चिंता ना करना। बीते दिनों को याद करना, लेकिन उनमें खो मत जाना। जिंदगी में कभी दिन अच्छे होंगे, कभी बुरे भी होंगे। अच्छे दिनों में घमंड मत करना और बुरे दिनों में निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी में अच्छे बुरे दिन बदलते मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। हर चीज का तजुर्बा होना चाहिए, लेकिन कभी किसी चीज की आदत नहीं डालनी चाहिए। तजुर्बा हमें सही और गलत का फर्क करना सिखाता है, जानबूझकर गलतियां करने से बचाता है। मगर गलतियां करने से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां वही लोग करते हैं जो कुछ करते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हमारा देश पर्व और त्योहारों का देश है। पूरे देश में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति श्रद्धा, आस्था और विश्वास का त्योहार है। देश के कई राज्यों में फसल कटाई से जुड़े इस पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है। हालांकि कोरोना को देखते हुए हरिद्वार में गंगा स्नान पर बैन लगा है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा स्नान पर बैन तो नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल को लेकर पूरी सख्ती बरती जा रही है। सनसेट टीवी की भी आपसे अपील है कि सभी मकर संक्रांति का त्योहार मनाते समय कोविड प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व के बारे में। साल 2022 में तमाम शुभ पर्व हैं और शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्यदेव की उपासना करने का आदिकालीन महत्व है। इस पर्व पर किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन शनिदेव को प्रकाश का दान करना भी फलदायी माना जाता है। ये पर्व पंजाब, यूपी, बिहार और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नई फसल काटने से भी जुड़ा है। यहाँ ये अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हमारे किसान इस दिन को प्रकृति के प्रति आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ के बने लड्डू बनाए, खाए और बांटे जाते हैं। और हाँ, इस दिन अपनी छतों पर जरूर जाएं। आपको आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भरा मिलेगा। अब ये परंपरा कब शुरू हुई, ये कभी और। तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और अब बात हम उस चुनौती की करेंगे जिसका सामना हम सभी कर रहे हैं। बात कोरोना और उसके बचाव की। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर हम देखें तो पिछले करीब 2 हफ्तों में जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें करीब 15% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। आखिर क्या ऐसी सावधानियां हैं जो बरतना इस समय बेहद जरूरी है, और कैसे खुद को और अपने परिवार को हम कोविड से सुरक्षित रख सकते हैं? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। मेरे साथ हैं एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी में। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि जो तेजी से बढ़ता पॉजिटिविटी रेट है फिलहाल, जिसमें हम कई गुना का इजाफा अब हम देख रहे हैं, ये आपकी नजर में क्या इशारा कर रहा है? देखिए, जैसा कि पहले भी बताया था, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इसका जो फैलाव है, जो पुराने जो वेरिएंट थे, चाहे अल्फा था या डेल्टा था, उनके मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उनसे कई गुना तेज फैल रहा है और बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन दे रहा है। तो इन्फेक्शन बढ़ेगा, लेकिन जो इसके साथ अच्छी बात है वो ये है कि जो ये देखा गया है कि लेस सीवियर है, यानी कि जो इसकी बीमार करने की क्षमता है, या अस्पताल में जो लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे थे या जिनको ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी या आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ रही थी,
वो बहुत ही कम लोगों में देखी जा रही है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे देश में और दुनिया में भी जहाँ भी है केस बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन के जो केसेस हैं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो अस्पताल में लोगों की भर्ती हुए हैं या जिनको आईसीयू केयर की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है, उन लोगों की संख्या बहुत कम है। तो जिस प्रकार से संख्या बढ़ी है, हम लोगों का अनुमान था कि जरूर बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को इन्फेक्शन होगा, लेकिन लोग बीमार नहीं होंगे। और वही हम देख रहे हैं कि अधिकतर लोग जिनको इन्फेक्शन है वो एसिम्प्टोमेटिक है या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है। यानी कि 80% लोग तो करीब ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण आता ही नहीं है। हम टेस्ट करेंगे तब भी लगेगा कि अच्छा इसको कोरोना हुआ है, अदरवाइज उनमें कोई सिम्टम नहीं है। और जिन लोगों में सिम्टम्स आ भी रहे हैं वो 3 से 5 दिन में अधिकांश लोग अपने आप ठीक हो जा रहे हैं, जिनको अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही है। जी। और डॉक्टर मिश्रा, अब हम देख रहे हैं कि जो हालात हैं उनको देखते हुए, तमाम जो बातें हैं उन्हें नज़र में रखते हुए सरकार की तरफ से समय समय पर जो नए दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, वो जारी की जाती हैं। अभी हाल ही में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं खासकर टेस्टिंग को लेकर, क्या बड़ी बातें हैं उसमें? देखिए, बहुत ही एक अच्छा कदम भारत सरकार ने और आईसीएमआर ने उठाया है कि ये जो रिवाइज गाइडलाइंस जारी की हैं, खास करके टेस्टिंग के लिए, मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी उन्होंने सारे चीजों को अध्ययन करके सही समय पे ये जो कदम लिया है, इसमें कुछ बातें उन्होंने खास रखी हैं, जैसे कि कम्युनिटी सेटिंग में एसिम्टोमेटिक्स के लिए हमें टेस्ट नहीं करना। ठीक है। हमें सिर्फ उनको टेस्ट करना है जो सिम्टोमेटिक है या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं या वृद्ध लोग हैं, वो अगर किसी पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हैं तो उनकी टेस्टिंग करनी है, या फिर ऐसे लोगों की टेस्टिंग करनी है जिनको कि इंटरनेशनल ट्रैवल या किसी अन्य वजह से टेस्टिंग की आवश्यकता है। हमें जिन लोगों को कोई सिम्टम नहीं है और यंग है, उन लोगों को बिना वजह टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये इस बार जो गाइडलाइंस निकाली गई है इसकी खास बात है और ये एक स्वागत योग्य कदम है। इससे हमें अपने जो बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं टेस्टिंग के, उसको बचाने में सहायता मिलेगी और लोगों को अननेसेसरी टेस्टिंग के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा, और उस तरीके से जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनको किसी प्रकार की असुविधा का भी सामना नहीं करना। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो दूसरों को किसी तरह मतलब उसका संक्रमण ना फैलाएं, प्रसार ना कर पाएं। ऐसे में क्या जरूरी बातें हैं जो आम लोगों को अपने स्तर पर मोटे तौर पर ध्यान में अगर रखें तो काफी कोविड के जो प्रसार है उसको रोका जा सकता है? क्या कौन सी ऐसी मोटी मोटी बातें हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, अभी कोविड गया नहीं है। ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये आया जरूर है, लेकिन कोविड नहीं गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें सतर्कता जो है उसी प्रकार से रखनी है, सतर्कता। और करना क्या है, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको वैक्सीन लगवानी है। जो लोग अभी 2 साल से हम लोग जो व्यवहार कर रहे थे कि भीड़ में नहीं जाना है, अननेसेसरी बिना आवश्यक कार्य के भीड़ से बचना है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, तो यानी कि जितने कोविड के अनुरूप व्यवहार हैं वो सारी चीजें हमें पालन करते रहनी है, ताकि हम खुद भी बचे रहें और उन लोगों को बचा के रखें जिनको इस बीमारी के सीवियर होने का खतरा ज्यादा है, जैसे वृद्ध लोग हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस है। आप देखेंगे अगर परिवार में ऐसे लोग हैं और उनको बीमारी होती है तो उनको गंभीर होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उनको अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बीमारी गंभीर नहीं होती है, मृत्यु जो है होने की आशंका बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसीलिए हम यही बात बार बार लोगों से कह रहे हैं कि जिन्होंने एक वैक्सीन ली है वो दूसरी डोज लगवा लें, जिन्होंने कोई नहीं ली है वो दोनों डोज लगवा लें, और साथ ही साथ बिना आवश्यक कार्य के भीड़ वाली जगह में जाने से बचें, बाहर जाने से बचें, और जितना कोविड के अनुरूप व्यवहार है उसको मानते रहें। और जो भी भारत सरकार या जो उनकी प्रदेश सरकार की समय समय पर गाइडलाइंस आती है उसका पूरा पालन करते रहें, ताकि हम इस पैंडेमिक के दौर से सुरक्षित गुजर सकें। ठीक है, यानी सावधान और सतर्क और रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, लेकिन पैनिक भी नहीं करना है, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, जो एक बात की ज़्यादा चर्चा रही, मैं आपकी भी राय उस पर जानना चाहूँगी। कहा जा रहा था तीसरी लहर और बच्चों पर असर, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी। फिलहाल क्या स्थितियाँ हैं, कितनी तैयारी है और क्या कर सकते हैं आम लोग? देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है, अगर आप देखेंगे अब हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छी हालत में है,
और इस हालत में है कि अगर कोई भी ऐसी चीज आती है, पूरी तरीके से हम लोग सतर्क हैं कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है जिसमें लोगों को उपचार की सुविधा की जरूरत पड़ती है, या अस्पताल में लाने की सुविधा की जरूरत पड़ती है, या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो उसकी सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी रखी गई हैं। हमने यही बोला कि हम सतर्क हैं, हम पूरी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। हमने ये देखा जब ये बीमारी आई थी तो हमें ज्यादा नहीं मालूम था, और ओमिक्रॉन के बारे में भी हमें ट्रांसमिसिबिलिटी मालूम थी। कुछ लोग कह रहे थे कि सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, बाद में जाके माइल्ड है, लेकिन अभी तक जो हमने देखा माइल्ड है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने पूरी सतर्कता बनाई हुई है, पूरी तैयारी की हुई है कि जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी उन लोगों को पूरा इलाज मिले, ताकि हम लोगों में जो मृत्यु है उसको, कोविड की वजह से होने वाली जो मृत्यु है उसको हम रोक सकें। तो उस तरीके की पूरी तैयारी है, पूरी सतर्कता है। और जहां तक ये बात थी कि बच्चों में होगा, ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन जो है बच्चों को, बड़ों को, सभी लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले भी देखा गया था कि बच्चों में जब डेल्टा वेव थी तभी बहुत माइनर इलनेस थी अधिकांश बच्चों में, और ओमिक्रॉन में तो बच्चों में भी और जो एडल्ट हैं उनमें भी बहुत ही अधिकांश लोगों में माइल्ड इलनेस है। लेकिन जो लोग कोमॉर्बिड हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, या कि कोई बीमारी है जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज होती है, तो उन लोगों को विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ठीक है। और डॉक्टर मिश्रा, जैसे आप कह रहे, हम सब जान रहे हैं कि जो फिलहाल जो लहर चल रही है उसमें कई लोगों को लक्षण नहीं है, या फिर बहुत हल्के लक्षणों के साथ बहुत ही जल्द लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो पहली और दूसरी लहर में एक बड़ी चिंता की बात आई थी वो लॉन्ग कोविड को लेकर आई थी, उसके जो लंबे समय तक जो उसके असर है उसको लेकर बात आई थी, और हर एक पर कहीं ना कहीं अलग अलग तरह का असर दिखा था। क्या इसे लेकर अभी कुछ कहा जा सकता है, या फिर ये असर कितने समय तक रहेगा, या जिनको लक्षण नहीं है क्या ये हो सकता है कि उनके शरीर पर किसी और तरह के लक्षण पड़ रहे हो जो पता ना चल रहा हो? क्या अभी कुछ पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है इसे लेकर? देखिए, मैंने बताया कि अधिकांश लोगों में माइल्ड लक्षण है, लेकिन हाँ कुछ लोगों में ऐसी भी आवश्यकता आ रही है कि उनको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ रही है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। और जहां तक आपने बताया लॉन्ग कोविड या कोई ऐसे लक्षण जो हमें नहीं मालूम हो, ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई लक्षण ऐसे आए। और जहां तक लॉन्ग कोविड का सवाल है, अभी इस बारे में कहना कि जो एसिम्प्टोमेटिक थे क्या वो लॉन्ग कोविड में जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन एक पूरी जिसे कहते हैं कि विश्वसनीयता के साथ आने वाले टाइम में ही हम इसको बता पाएंगे, क्योंकि अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी है। ओमिक्रॉन को आए हुए अभी करीब 2 महीना हुआ है, और 2 महीने की जितनी नॉलेज है उस हिसाब से अभी यही लग रहा है कि माइल्ड इलनेस है। और हालांकि कुछ लोगों में जरूर लॉन्ग कोविड के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक है उसमें आगे लक्षण आने की या लॉन्ग कोविड होने की संभावना बहुत ही कम प्रतीत होती है। ठीक है। और क्योंकि ओमाइक्रॉन वेरिएंट की जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, इसको लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा थी कि ये वेरिएंट अब भारत में आ रहा है। हालांकि हम जान रहे हैं कि प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, संक्रमण तेज़ी से हो रहा है, लेकिन असर इसका उतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा अगर हम इसकी तुलना करें बाकी देशों के मुकाबले, तो भारत में किस तरह से स्थितियाँ अलग हैं? देखिए, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, हर जगह बहुत तेजी के साथ इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हर जगह आपने देखा होगा कि जो भी बीमार लोगों की संख्या है बढ़ रही है, इन्फेक्शन की संख्या बढ़ रही है, पूरे पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है। जहां तक हम भारत की बात करते हैं, तो भारत की एक तो जनसंख्या के लिहाज से बहुत बड़ा कंट्री है। दूसरी बात, जो हमारी जनसंख्या है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरीके से ज्यादा ओल्ड एज में नहीं है। हम लोग थोड़े से यंग पॉपुलेशन है, तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। तीसरी बात, भारत सरकार के जो सहयोग के साथ हमने बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा तादाद में टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो हासिल किया है। आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन हम कितने सारे लोगों को, अपनी जनसंख्या को टीके लगाते जा रहे हैं। और शुरुआत में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद हम नहीं दे पाएंगे इतनी बड़ी जनसंख्या को, तो अभी हमने काफी ज्यादा तादाद में जो है लोगों को टीके लगाए हैं। और जिन लोगों को प्रिकॉशनरी डोज की जरूरत है, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको भी भारत सरकार ने तीसरी डोज देने की शुरुआत कर दी है। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हमारे फेवर में जाती हैं कि हमारे यहाँ काफी सारे लोगों को टीकाकरण लग गया है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग है। और इस समय जो हमने पिछले 2 सालों में तैयारियां की हैं, उन तैयारियों के हिसाब से भारत के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक कस्बे में और दूर दूर के जो इलाके हैं वहां तक
चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसकी वजह से लोगों को अस्पताल जाना पड़े तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये सारी स्थितियां हमारे फेवर में जाती हैं। ठीक है। अब हमारे फेवर में क्या नहीं है, वो ये है कि हम 1.4 बिलियन के आसपास की जनसंख्या है। हमने इतनी बड़ी मात्रा में टीका दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे नंबर के हिसाब से तो काफी लोग अभी छूटे हुए हैं। तो हमें अपनी कोशिश और बढ़ानी है कि जो लोग छूटे हुए हैं उनको किसी तरीके से हम अगर समय रहते हुए टीका दे पाए तो कम से कम उन लोगों में जो सीवियर डिजीज होने की संभावना है उसको कम कर सकते हैं, मृत्यु दर को हम उनमें कम कर सकते हैं, और वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ इतनी जनसंख्या से हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने 2 साल से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया है उस बिहेवियर को करते रहें। जी। और डॉक्टर मिश्रा, जैसे आपने कहा कि जाहिर तौर पर 2 साल में हम इस चुनौती से लड़ने के लिए और मजबूती के साथ तैयार हैं। हर तरफ जो व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत हुई है, लेकिन ये भी सच है कि जब तक एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाएगा, कोरोना की चुनौती से सामना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। त्योहारों की बात है, मकर संक्रांति मना रहे हैं हम, खाने पीने को लेकर जिस तरह की एहतियात की बात लगातार अब हम सुन रहे हैं, स्वास्थ्य का अपने आप कैसे ध्यान रखें, इम्यूनिटी को लगातार कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि सिर्फ कोविड ही नहीं, कोई भी और अगर बीमारी है तो उसका सामना कैसे किया जा सकता है। ये जो तमाम एहतियात हैं, खासकर एक नियमित दिनचर्या को लेकर, इसे लेकर भी लोग कहीं ना कहीं लापरवाह कभी कभी हो जाते हैं कि ठीक है हम कल से करेंगे। तो ये कितना जरूरी है, एक बार फिर याद दिलाना। देखिए, जितने भी ये पर्व होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, ये हर्ष और उल्लास के मौके होते हैं, और हमें इस चीज का प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिससे किसी के भी हर्ष में बाधा पड़े। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार होगा या आपके पड़ोस में कोई सदस्य बीमार होगा तो आदमी उसमें हर्ष और उल्लास के साथ किसी भी त्योहार को नहीं मना पाएगा। तो यहाँ सबकी सामूहिक जिम्मेदारी ये बनती है कि अभी कोविड का जो दौर चल रहा है वो गया नहीं है, तो हमें जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जितनी सावधानियां हैं वो उसी प्रकार से बनाए रखनी है। जैसे कि हमें भीड़ भाड़ वाली जगह में बिना किसी कारण के, बिना आवश्यक कारण के नहीं जाना है, मास्क लगा के रखना है, और सभी लोगों से जो प्रदेश की सरकारें हैं, भारत की सरकार है, वो अनुरोध भी कर रही है इस बात में कि आप अपना त्योहार अपने घर के सदस्यों के साथ घर में मनाएं, बाहर जाके बहुत भीड़ भाड़ नहीं करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि बाकी आप बीमारी को लोगों को फैला सकते हैं, और उससे जो बुजुर्ग लोग हैं या जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज लोग हैं उन लोगों को असुविधा हो सकती है। तो त्योहार मनाएं, साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और त्योहार में अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो खुद भी लगवाएं, और जो आपके आसपास लोग हैं जिनको आप प्रेरित कर सकते हैं, जिनको आप जानकारी दे सकते हैं, उनको जानकारी दें, प्रेरित करें, और खुद भी बचें और दूसरों को भी इस बीमारी से बचा के रखें। बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते आपको हम छोड़कर जाते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर देश भर के बाजारों में सजी रंग बिरंगी पतंगों की झलक के साथ। अब बने रहे हमारे साथ, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 14 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं।
14 जनवरी वर्ष 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हुई। यह ऐतिहासिक लड़ाई हरियाणा के पानीपत में हुई। यह युद्ध अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुई। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। इस युद्ध में अब्दाली की जीत का कारण था अफगान सेना की संख्या मराठों की सेना से अधिक होना और उसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली द्वारा स्वयं करना। 14 जनवरी वर्ष 1926 में महाश्वेता देवी का जन्म हुआ। वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रसिद्ध लेखिका थीं। उनकी पहली रचना झांसी की रानी वर्ष 1956 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 100 से भी ज्यादा उपन्यास और लघु कथाएं लिखीं। महाश्वेता ने माओवादी विद्रोह, गरीबों और आदिवासियों के बारे में लिखा। 1084 की मां उनकी चर्चित कृति है। बंगाली में लिखी उनकी किताबों का अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। महाश्वेता देवी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म विभूषण और रमन मैग्सेसे समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हमारी सड़कों पर हम महंगी से महंगी गाड़ियां देख सकते हैं। मोटरसाइकिल, तमाम टू व्हीलर्स, कारें फर्राटे भरती नजर आती हैं। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि इन्हें चलाने वाले अधिकतर लोग मौका मिलते ही ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते। देश में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। कानून की सख्ती और जुर्माना अधिक होने के बावजूद लोग सड़क सुरक्षा को हल्के में लेते हैं। युवा वर्ग भी कई बार कानून को अनदेखा कर देता है और हादसे का शिकार होता है, और कई हादसों में तो परिवार एकदम उजड़ जाते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जनवरी में हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसके तहत आम लोगों को यातायात से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस साल अभियान का विषय है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आज के दौर में सड़क और परिवहन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। वर्तमान परिवहन प्रणाली ने दूरियों को कम कर दिया है, लेकिन इसके साथ कई जोखिम बढ़ गए हैं। देश भर में हर साल बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। इन सड़क हादसों में तमाम जानें जाती हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल देश भर में कई आयोजन किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। इस साल अभियान का विषय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। 2021 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा नवाचार को बढ़ावा देना और नई तकनीक को अपनाना था। आंकड़ों की बात करें तो अकेले भारत में हर साल लगभग 80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं से मारे जाते हैं, जो पूरी दुनिया में होने वाली कुल मौतों का 13% है। ज्यादातर मामलों में दुर्घटनाएं या तो लापरवाही के कारण होती हैं या सड़क उपयोगकर्ता में सड़क सुरक्षा जागरूकता की कमी के चलते होती हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितना कि जीवित रहने के लिए दूसरे बुनियादी कौशल। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और आइए अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम बदलाव के नायक द चेंज मेकर्स। 10 बजे देखिए एकम सत, जिसमें बात होगी बौद्ध दर्शन की। दोपहर 3 बजे कोरोना से जुड़ा तमाम अपडेट कोरोना अपडेट में। शाम 5 बजे आप देख सकते हैं कोरोना संवाद। शाम 7 बजे देखिए समसामयिक मुद्दों पर चर्चा पर आधारित मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे आपके सांसद। रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों पर आज की खबर। रात 8:30 बजे द डिफेंडर्स। 9 बजे देख सकते हैं डिप्लोमैटिक डिस्पैच और 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ वक्त हो चला है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का, और जाते जाते आज के कलाकार में आपको दिखाते हैं कोलकाता के सरोद वादक शिराज अली खां के सरोद और तबले की जुगलबंदी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।